हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीपी नंबर 2 जो कि बेस्ड है 6.2 पर और वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड डीपीपी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये दो इक्वेशन दी हुई है y1 और y2, है ना। y1 दिया हुआ है a1 sin 50t माइनस 100x और y2 दिया हुआ है a2 cos 50t माइनस x। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो y1 और y2 है इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। अब देखो, दो इक्वेशन आपको दी हुई है, ये वेव की इक्वेशन है। वेव की इक्वेशन के बीच में अगर हमें ये पता करना है कि फेज डिफरेंस कितना है तो कैसे निकालते हैं। जो इक्वेशन होती है इस पूरी वेव की इक्वेशन में इस पूरी टर्म को जो अंदर लिखा हुआ होता है साइन के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन या कोस होता है उसके अंदर यहाँ जो चीज़ लिखी हुई थी इसको बोलते हैं फेज। तो ये y1 का फेज है पूरा और ये यहाँ पर y2 का फेज है। ठीक है, अब बात आती है डिफरेंस की, फेज डिफरेंस निकालने की। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, इसको इसमें से माइनस कर देना है। ओवरऑल ये फंक्शन, इस वाली टर्म को उस पूरी टर्म से माइनस कर देना है। ठीक है, लेकिन माइनस करते टाइम पे हमें एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वो क्या चीज़ है कि माइनस करते टाइम पे हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर जो ये जैसे अगर फंक्शन जो है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर यहाँ साइन है तो इस जगह पर भी साइन होना चाहिए, अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस होना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, या तो ये साइन, यहाँ साइन है तो इसको भी साइन बनाओ, और अगर यहाँ कॉस है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट करो। तो बहुत बेसिक सा तरीका है। मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हमें पता है कि भाई साइन और थीटा को मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, या कॉस थीटा को मैं साइन 90 माइनस थीटा ऐसे करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वही मैं कर देता हूँ। तो इसको जब मैं लिखूँगा तो या तुम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसा चाहे, आपको जो सहूलियत है उसके अकॉर्डिंग आप नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन, है ना, ये इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा हमारे पास 50t माइनस 100x और प्लस 90। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या है, मैंने ये वाली ही चीज़ क्यों टर्म यूज़ करी, क्योंकि बेसिकली हमें ये वाला जो पूरा प्रॉपर फंक्शन है इसको मैं नेगेटिव नहीं करना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, तो भी काम हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पर y2 और y1 इन दोनों का फंक्शन सेम है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा वो निकालोगे। तो इसमें से इस पूरे टर्म को हटाओगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 90। तो फेज डिफरेंस जो आएगा, फेज डिफरेंस जो यहाँ पर बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जो इसका ऑप्शन बनने वाला है वो बनने वाला है डी ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है बोला गया है कि टू लाइट वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इंसिडेंट ऑन अ पॉइंट विद फेज डिफरेंस 2 पाई, देन एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन। दो वेव से सेम डायरेक्शन से ट्रैवल करती हुई आ रही है और एक ही पॉइंट पर इंसिडेंस होती है जिनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई का है, मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जब दो वेव्स का इंटरफेरेंस होता है उनके बीच में फेज डिफरेंस अगर 2 पाई है तो वो कौन सा इंटरफेरेंस बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब बनता है, 0 पर पाई पर 0 पर बनता है, 2 पाई पर बनता है, 4 पाई पर बनता है, मतलब 2n पाई पर बनता है, और डिस्ट्रक्टिव बनता है पाई पर, 3 पाई पर, ओड नंबर वाले पर। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब हो जाता है ब्राइट स्पॉट वहाँ पर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन इसका बन जाना चाहिए, ब्राइट स्पॉट। क्योंकि फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई है जो कि मैक्सिमा बनाएगा, और मैक्सिमा का मतलब हो जाता है ब्राइट स्पॉट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं अब मैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो वेव्स के एम्पलीट्यूड दिए हुए हैं, एक है 10 और एक है 15। 10 और 15 दिया हुआ है और पूछा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड्स। तो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो बेसिकली हमारे पास A1 मान लो कि 10 दिया हुआ है और A2 मान लो 15 दिया हुआ है। तो A मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम पर मैक्सिमम हो जाता है। फॉर्मूला तो यहाँ पर 10 प्लस 15, और A मिनिमम जो होगा वो बन जाएगा A1 माइनस A2। तो ये बन जाएगा 15 माइनस, सॉरी आप चाहो तो इसको A2 माइनस A1 कर सकते हो। तो 15 माइनस 10, तो ये हमारे पास
5। हम जब ये मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं ना, तो मैक्सिमम पे तो ऐड कर दो, लेकिन मिनिमम टाइम पे ये ध्यान रखना कि आपको ज़्यादा वाला एम्पलीट्यूड में से कम वाले एम्पलीट्यूड को माइनस करना है बस, है ना, और ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैक्सिमा, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, सॉरी 25, यहाँ पर ये 25 होगा, माय मिस्टेक, 25 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना बन जाएगा 5:1। तो इसका जो ऑप्शन बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, डी ऑप्शन इसका बन जाएगा, ठीक है। 4 में दिया हुआ है आपको दो एम्पलीट्यूड्स दिए हुए A1 और A2, दोनों 10-10 दिए हैं। इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो बोला गया है π/2 फेज डिफरेंस है। तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है। तो फेज डिफरेंस मतलब जो इनके बीच का फेज डिफरेंस है वो है π/2। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है A इक्विवेलेंट। जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है किसी पॉइंट पर, यानी कि इंटरफेरेंस हो रहा होता है, तो वहां पर एम्पलीट्यूड जो होता है इक्विवेलेंट, वो कैसे निकालते हैं, A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 और cos phi। जो यहाँ पर ये phi ले रहा हूँ ना मैं, ये phi बेसिकली फेज डिफरेंस है, दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो A1 का स्क्वायर जो होगा 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 और cos 90, तो cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा 100 प्लस 100, तो ओवरऑल जब निकालोगे तो ये 10√2 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बनने वाला है वो है सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये फॉर्मूला आप याद रखना, आपको अगर नहीं पता था तो ये ध्यान रखना, दो यहाँ पर वेव्स अगर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो ये आएगा, A1 A2 दोनों का एम्पलीट्यूड है और phi उन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, इसने बोला है कि मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का एक रेशो दिया हुआ है। तो I max डिवाइडेड बाई I मिनिमम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में है ना, इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है एम्पलीट्यूड का रेशो, कि बेसिक एम्पलीट्यूड का जो रेशो होगा वो कितना होगा। अब डरने वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। देखो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम जब भी आपको दे दिया जाए तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम होता क्या है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करो, ए मैक्सिमम और ए मिनिमम निकाल लो। बहुत आसान सा तरीका होता है, ए मैक्सिमम और ए मिनिमम निकाल लो, क्योंकि हमें पता है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है ना। ए यहाँ पर मैं एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए मैक्स और ए मिनिमम का स्क्वायर, है ना। आई को अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से निकाल रहा हूं तो ये 9/4 हो जाएगा। आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ए मैक्स डिवाइडेड बाई ए मिनिमम इक्वल्स टू बन जाएगा 3/2। ये 3/2 हो गया। अब देखो ए मैक्स और ए मिनिमम आ गया। अब आपको है ना यहां पर एक्चुअल में कैसे निकालना है ए मैक्स। अब ए मैक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, A2 प्लस A1 डिवाइडेड बाई A2 माइनस A1। आप A1 माइनस A2 भी कर सकते हो और A2 माइनस A1 भी कर सकते हो, क्योंकि अगर हम A1 माइनस A2 करेंगे तो A1 बड़ा आ जाएगा और A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 बड़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शंस नहीं देगा। अब क्या करना है, हमें A1 और A2 का रेशो पता करना है, तो या इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। तो ये जो आंसर तुम्हारे पास अब यहाँ से रिजल्टेंट जो निकलने वाला है A2 डिवाइडेड बाई A1, है ना, तो ये बेसिकली आएगा 5:1। अब मुझे डायरेक्ट कैसे पता लग गया, मैं तुम्हें भी बताता हूँ इसको मैं डायरेक्ट कैसे निकाल रहा हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास A मैक्स डिवाइडेड बाई A मिनिमम है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास A मैक्स डिवाइडेड बाई A मिनिमम दिया हुआ है तो A2 डिवाइडेड बाई A1 निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों जो नंबर्स है ना 3 और 2 इसको ऐड कर दो एक बार ऊपर। तो क्या कर दिया मैंने, सिंपली 3 प्लस 2 और एक बार माइनस कर दो 3 माइनस 2, तो कितना बन जाएगा 5:2।
1। यह डेफिनेटली 101% यही आंसर A2 डिवाइडेड बाई A1 का आएगा। अब यहाँ A2 जो ऊपर लिखा है तो A2 बड़ा हो गया, अगर आपने A1 लिख दिया तो A1 बड़ा आएगा फिर, है ना, तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पर A1 माइनस A2, तो डायरेक्टली ये A2 डिवाइडेड बाई A1 का रेशो मेरे पास आ गया। क्या किया दोबारा से देख लेना, आई मैक्स और आई मिनिमम दिया था, उसको मैंने इसकी जगह ऐसे रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये ऐसा लिखा जा सकता है। अंडर रूट दोनों साइड लिया तो 3/2 हो गया। अब A मैक्स डिवाइडेड बाई A मिनिमम है तो A मैक्स से A2 डिवाइडेड बाई A1 निकालने के लिए मैंने सिर्फ क्या किया, इन दोनों को जो दोनों ऊपर जो वैल्यूज लिखी हुई है प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाई माइनस कर दिया। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्लस माइनस होने ही वाला है, तो ये 5:1 आ गया। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी इसी से रिलेटेड है कि इन प्रीवियस क्वेश्चन रेशो ऑफ इंटेंसिटीज का रेशो पूछा है क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 6 में, मतलब I2 डिवाइडेड बाई I1 पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ I2 डिवाइडेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको A2 डिवाइडेड बाई A1 पता है तो अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये I2 डिवाइडेड बाई I1 बन जाएगा ना, आसान सा तरीका है। आपको अगर A2 A1 पता है तो क्योंकि वही सिचुएशन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो A2 डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर कर दो तो I2 डिवाइडेड बाई I1 जो होगा वो कितना आ जाएगा, 5:1 का स्क्वायर मतलब 25:1। तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा ए ऑप्शन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन हो तो इस तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। अब मैं एक फटाफट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। अगर मान लो 25 डिवाइडेड बाई 16 है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आप उसका मुझे बताना कि आई मैक्स और आई मिनिमम, अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया जाता 25 डिवाइडेड बाई 16 तो इसमें मुझे A2 डिवाइडेड बाई A1 और I2 डिवाइडेड बाई I1 का रेशो निकाल के कमेंट में बताना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है कि दो सोर्स हैं S1 और S2, यहाँ से दो वेव्स निकलती है और P पॉइंट पर जाकर सुपर इम्पोज होती है। दोनों वेव्स ट्रैवल करने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो है 600 नैनोमीटर और 650 नैनोमीटर, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंसेस मीटर, नैनोमीटर नहीं है, ये मीटर है, इतनी डिस्टेंस ये ट्रैवल करती है और इनकी वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो 3 × 10⁶ हर्ट्ज दी हुई है। क्वेश्चन ये बहुत पूछ रहा है कि जो ये P पॉइंट है यहाँ पर कौन सा स्पॉट बनना चाहिए, ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा, वाइट बनेगा, सेमी डार्क बनेगा। अब देखो जब भी दो वेव सेम डायरेक्शन से आती हैं और सुपर इम्पोज होती है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा वो हमें पता चलेगा इंटरफेरेंस से। तो बेसिकली यहाँ हो रहा है इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस बनेगा। अब यहाँ पर बेसिकली डार्क ब्राइट के बारे में पूछा गया है, इसका मतलब हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम ये देखते हैं कि फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, और फेज डिफरेंस अब यहाँ पर तो डायरेक्ट फेज डिफरेंस नहीं पता लग रहा है, हमें तो डिस्टेंस वगैरह दे दी गई है। तो फेज डिफरेंस हम यहाँ निकालेंगे पाथ डिफरेंस के थ्रू। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो वेव आई उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ से यहाँ तक जो वेव आई उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो 650 माइनस 600 मीटर हो गया, मतलब 50 मीटर हो गया। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से कि हमें कैसे पता चलेगा कि 600 में से 650 माइनस करना है या 650 में से, आपको डिफरेंस लेना है बस, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब बात आती है कि अब हमें जो पाथ डिफरेंस होता है ना उससे हमें एक्चुअली फेज डिफरेंस निकालना है, क्योंकि फेज डिफरेंस से ही हमारा काम चलेगा, हमें तभी पता चलेगा इंटेंसिटी वगैरह से ही तो हम बता सकते हैं। तो फेज डिफरेंस हमें पता लग जाए तो अब बेसिकली होगा क्या, देखो तो यहाँ पर लैम्डा मुझे निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो लैम्डा हो जाएगा C डिवाइडेड बाई F, क्योंकि F लैम्डा इक्वल्स टू C होता है, तो लैम्डा बनेगा C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर, लाइट है तो ये रहेगी और फ्रीक्वेंसी है ये, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 100 मीटर बन जाएगा। तो लैम्डा यहाँ पर कितना बनेगा 100। अब यहाँ पर किस तरीके से कंपैरिजन करें तो उसका मैं बताता हूँ। फेज डिफरेंस हमें निकालना है ना, तो फेज डिफरेंस कैसे निकलता है, फेज डिफरेंस निकलता है डेल्टा x × 2 पाई डिवाइडेड बाई
लैम्डा से। तो फेज डिफरेंस यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, डेल्टा ये फेज डिफरेंस होता है, ये पाथ डिफरेंस होता है, और 2 पाई लैम्डा ये फॉर्मूला हो गया। तो फेज डिफरेंस यहाँ पर जो होगा वो आ जाएगा, डेल्टा एक्स है हमारे पास 50, 2 पाई और ये हो गया 100, कैंसिल आउट किया, कितना बन गया पाई। अब तुम्हें पता लग रहा है यहाँ पर पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है। अब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के कंडीशन ही यही होती है कि फेज डिफरेंस अगर पाई आ जाता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई आता है, तो वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हो जाता है वहाँ पर डार्क स्पॉट बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन बन जाएगा वो ए ऑप्शन बन जाएगा कि क्या बनेगा वहाँ पर, इस पी पॉइंट पर क्या बनने वाला है, डार्क स्पॉट बनने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो टर्म्स दी हुई है, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, एक तो दो मोनोक्रोमेटिक वेव्स हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस दिया हुआ है 40 नैनोमीटर, और जो वेवलेंथ है वो दी हुई है 400 नैनोमीटर। अब हमें पूछा गया है कि फेज डिफरेंस बताओ, तो अभी मैंने फॉर्मूला भी बताया, तो मैं फेज डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली डेल्टा फाई इक्वल्स टू, आप डेल्टा फाई भी लिख सकते हो, फाई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, और डेल्टा एक्स इंटू 2 पाई लैम्डा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये दोनों, ये फॉर्मूला हमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन समझाता है। ये पाथ डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है। तो डेल्टा फाई ये बन जाएगा 400 नैनोमीटर, 2 पाई और ये हो जाएगा 40 नैनोमीटर सॉरी, और ये 400, इससे ये कैंसिल, तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 10 एंड पाई डिवाइडेड बाई 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा 36 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 पुट कर देना, 180 डिग्री होता है पाई डिग्री का मतलब। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 3 इक्वेशंस दी हुई है, तीनों वेव्स की इक्वेशन है। एक दी हुई है 10 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक दी हुई है 10 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और 10 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये तीनों वेव है ना सेम डायरेक्शन से ट्रैवल करती हुई आती है, और लग भी रहा है सेम डायरेक्शन से ही ट्रैवल कर रही है, तो सेम डायरेक्शन से ट्रैवल करती हुई आती है और किसी एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो जाती है। तो जब ये तीनों वेव एक ही जगह पर सुपर इम्पोज होती है इस तरीके से, यहाँ से ये आई, इस जगह से आई और इस जगह से आई, यहाँ से y1, ये y2 और ये y3, किसी एक जगह से आकर एक ही डायरेक्शन से आते ही किसी एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज होती है। तो यहाँ पर जो फाइनल एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा होगा। अब देखो यहाँ थोड़ी समझने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरफेरेंस में सिर्फ 2 वेव्स हो, कई सारी वेव्स आ सकती है। उस सिचुएशन में एम्पलीट्यूड को कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो जो वेव का ये जो पूरा एम्पलीट्यूड है, जो इस तरह का एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जितने भी फंक्शन है इनको सेम कर लेना है। अगर साइन है, मेरी प्रेफरेंस होती है साइन में कन्वर्ट करने की, क्योंकि ज्यादातर फंक्शन साइन में दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर साइन है, लेकिन यहाँ पर साइन नहीं है, तो इसको अब अगर मैं चेंज करूंगा तो देखो इसको चेंज करने के बाद ये कैसा बन जाएगा। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है। ज्यादातर मैं क्या करता हूं कि जब कोस को साइन में कन्वर्ट करता हूं तो उसको साइन थीटा प्लस 90 से चेंज करता हूं। तो यहां पर ये तीनों इक्वेशन एक जैसी होगी, मतलब तीनों फंक्शंस एक जैसे होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इन सारे वेव्स को के जो एम्पलीट्यूड है उनको एज अ वेक्टर कंसीडर करना है, एज अ वेक्टर। अब अगर हमें वेक्टर को सॉल्व करना आता है, क्या करने वाला हूं, देखो मैं अगर मान लो 2 वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं, सपोज ए और उनके बीच का एंगल पता लग जाए, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता है और दोनों का एम्पलीट्यूड पता है मुझे, तो मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर 3 दिए हुए हों तो और तीनों के बीच का एंगल पता हो तो भी मैं बारी बारी से कैलकुलेट करके निकाल सकता हूँ, सेम फंडा है। तो करना क्या है, आप इनके एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर कंसीडर कर लो। अब सबसे पहले आपको देखना है जिस भी वेक्टर, इन तीनों इक्वेशन में जिस वेक्टर का फेज सबसे छोटा हो, किसका फेज सबसे छोटा है। यहाँ पर है ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90, यहाँ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 180।
पाई मतलब 180। तो सबसे छोटा फेज इसका है, तो सबसे छोटा फेज जिसका है उसका एम्पलीट्यूड लो और उसको हॉरिजॉन्टल बना दो इस तरीके से, सिंपल। जिसका फेज सबसे छोटा होता है उसका एम्पलीट्यूड लो और उसको हॉरिजॉन्टल बना दो, ठीक। उसके बाद उसे जस्ट बड़ा फेज किसका है, इस चीज का आ रहा है, ये कंप्लीट इसका आ रहा है। अब इसका फेज कितना ज्यादा है पहले वाली से, इसको रेफरेंस लेके चल रहे हैं हम, तो इससे कितना ज्यादा है 90। तो जो ये इसका एम्पलीट्यूड है y2 का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम ड्रॉ करेंगे लेकिन 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये 90 डिग्री के एंगल पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, समझ में आई बात। इसका फेज इससे कितना ज्यादा था 90, अगर 60 होता तो मैं इधर कहीं बना देता, तो 90 डिग्री ज्यादा था तो 10 मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट आता है इसका फेज, इसका फेज इससे कितना ज्यादा है, देखो यहाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स है और यहाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, मतलब 180 डिग्री ज्यादा है। तो 180 डिग्री, तो इसके रेस्पेक्ट में 180 इधर बनेगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 10। तुम चाहो तो इससे भी बता सकते हो, यहाँ पर प्लस 90 और यहाँ प्लस 180 है, तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में 90 ज्यादा होना चाहिए, तो इसके रेस्पेक्ट में 90 ही ज्यादा है। गेट इट। तो आई थिंक आपको ये चीज ड्रॉ कैसे करनी है ये समझ में आ गई होगी। अब ये तीनों वेक्टर्स है तो आपको क्लियरली पता लग रहा होगा तीनों वेक्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिमिलरली क्या बचेगा, सिर्फ एक और एक ये वेक्टर सिंपली बचने वाला है। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास आ जाएगा कितना, 10, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 10 आया, तो आंसर जो इसका होने वाला है वो कितना हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टेंशन मत लो, अगर इसकी जगह मान लो ऐसा कुछ हो जाता 10 और ये यहाँ पर और ये 10 यहाँ और ये 10 यहाँ और ये 90 डिग्री है सपोज, और ये वाला एंगल जो है ये 120 होता तो भी हम सोल्व कर लेते हैं। हम पहले बड़े वाले एंगल्स के बीच का वेक्टर इन दोनों को सोल्व करते, ठीक है। इनका कोई रिजल्टेंट आता इधर कहीं, फिर उसको और इसको सॉल्व कर लेते, या पहले इसको सॉल्व, पहले दो वेक्टर को सॉल्व करो फिर उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको तीसरे वेक्टर के साथ सॉल्व कर लो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं जिसमें आंसर इजीली निकल जाए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया हुआ है आपको तीन इक्वेशंस दी हुई है, a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स और y दिया हुआ है, y3 दिया हुआ है a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सी वेव्स जो है आपस में इंटरफेरेंस कर सकती है। अब इंटरफेरेंस के लिए बेसिक कंडीशन है कि सेम डायरेक्शन से ट्रैवल होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी एक जैसी होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी तो तीनों में ओमेगा ओमेगा दी हुई है, फ्रीक्वेंसी एक जैसी है वो कैसे पता चलता है, जो वेव फंक्शन होता है उसमें टी के साथ में जो टर्म लिखी हुई वो अगर एक जैसी है तो वेव भी एक जैसी ही होगी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की होगी। अब सेम डायरेक्शन से ट्रैवल कर रही है तो देखो y1 में ओमेगा टी माइनस के एक्स दिया हुआ है, y2 में दिया हुआ है ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन y3 में ओमेगा टी प्लस के एक्स दिया है। इसका मतलब y1 और y2 तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, लेकिन y3 जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। मुझे कैसे पता चल रहा है कि पॉजिटिव x में ट्रैवल कर रही है नेगेटिव, ये मैंने लास्ट डीपीपी के सॉल्यूशंस में भी आपको बताया था। तो इसका मतलब y1 और y2 सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करिए, फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी है, तो इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। कोस है, फेज डिफरेंस अलग हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब y1 और y2 के बीच में इंटरफेरेंस होगा, तो ऑप्शन क्या बन जाना चाहिए, आंसर नंबर 10 का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारे पास C, मतलब y2 एंड y1, ठीक है। तो ये थे हमारे डीपीपी नंबर 2 जो कि बेस थी 6.2 पर। इसके 10 के 10 क्वेश्चन, इसमें से जो भी क्वेश्चन में अगर आपको जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और फिर मिलते हैं अब नई अगली डीपीपी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।